Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 37, second year mathematics, chapter number 7, vectors. And today's topic is vectors in space. हम जो है vectors को discuss कर रहे हैं space के अंदर और today's learning outcomes are the students will be able to find a vector parallel to given vectors, and also they will be able to recognize and determine the direction cosine of a given vectors, and also they will be able to verify the given triples are direction angles of a given vector, and also they will be able to verify the given vectors are side of a triangle or not. So these are the basically today's learning outcomes, and now we will start our lecture. And today's question is what are direction angles and directional cosine. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बेटा ये देखा कि डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं और डायरेक्शनल कोसाइन क्या होते हैं, तो उसको रिकॉल करें आप तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका आंसर मौजूद है कि बेसिकली जो एंगल्स आपके पास अल्फा बीटा और गैमा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जो एंगल आपके पास अल्फा बीटा और गैमा होते हैं, बेसिकली ये जो वेक्टर आपके पास जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है आपके पास वो अल्फा होता है, और जो वाई के साथ बनाता है वो बीटा होता है, और जो जी के साथ बनाता है वो गैमा होता है। इन एंगल्स को आप बेसिकली क्या कहते हैं, या आपके पास डायरेक्शन एंगल या इसको डायरेक्शनल एंगल्स भी आप कहते हैं। और जब इन्हीं एंगल्स का आप कॉस ले लें, मीन आप कॉस फंक्शन ले लें तीनों एंगल्स का, तो बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, दे आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइंस। ठीक है बेटा, और वो आपके पास एक वैल्यू आती है। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसमें हमने जो डिस्कस की थी लास्ट में वो ये था कि प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब अगर आप इन तीनों जो कोसाइंस आप डायरेक्शन कोसाइंस लिए इनका स्क्वायर ले लें, उनको सम कर दें, तो उनका सम हमेशा इक्वल टू 1 आता है। तो ये बेसिकली हमने ये लास्ट हमने प्रूव किया था, उसको देखा था ये कैसे इसका रिजल्ट जो है 1 के इक्वल आता है। आज बेसिकली जो हमारे पास आज जो एक लर्निंग आउटकम है वो ये भी है कि आपको अगर 3 एंगल्स गिवन दिए हों और आपने वेरीफाई करना हो कि वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं कि नहीं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम तीनों को स्केयर करें उसके कॉस के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर स्केयर करके देखेंगे अगर उसका आंसर 1 आता है, तो उसका मतलब है वो जो गिवन एंगल्स हैं वो आपके पास एक आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस बनाते हैं। अगर नहीं है तो उसका मतलब है वो 1 के इक्वल नहीं सम आता, तो वो उसका जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। तो ये आज हम बेसिकली क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये अगेन इस स्लाइड में भी आपको बताया गया है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में और डायरेक्शन एंगल्स के बारे में। तो हमने कल देखा था कि बेसिकली जो आपके पास अल्फा होता है वो बिटवीन जो वेक्टर आपके पास होता है और पॉजिटिव एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं, और बीटा को बेसिकली जो वेक्टर होता है आपके पास और जो आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस उसके दरमियान जो एंगल होता है उसको बीटा कहते हैं, और इसी तरह गैमा जो है वेक्टर और पॉजिटिव जी एक्सिस के दरमियान। और ये भी कल हमने देखा था कि बेसिकली जो इनकी वैल्यूज हैं जो आपके पास एंगल्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो तीनों के लिए आपके पास ये है कंडीशन के 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 और लेस देन एंड इक्वल टू पाई मींस 180। तो इसके दरमियान ये एंगल होते हैं आपके पास और इसके इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये हमने कल लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगेन ये चीज़ें मैंने कॉल कर ली। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके पास ये एक आपके पास 3 डायमेंशनल आपके पास स्पेस दिखाया गया, उसमें एक वेक्टर दिखाया गया। इस वेक्टर के अंदर देखें यहाँ पे पास जो वेक्टर है, अब आपको डिफरेंट जो है शेड के जरिए आपको एक्सप्लेन किया गया कि बेसिकली ये अल्फा एंगल है और ये बेसिकली के साथ बन रहा है, एक्स के साथ बन रहा है, और ये पॉजिटिव वाई एक्स जो एंगल बनता है वो बीटा होता है, ये ग्रीन शेड में दिखाया गया। और जो गैमा है आपके पास वो पॉजिटिव जी एक्स के साथ बनता है, और ये जो आपके पास वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है A1 A2 A3, जो तीनों आपके पास एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें लास्ट लेक्चर से कुछ थी बेटा। आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली कि अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस। मतलब कि जब हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इसके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एक्सिस के साथ हम हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, उसको बेसिकली आप किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहता है एज इन प्लेन सिमिलरली वी इंट्रोड्यूस 3 स्पेशल वेक्टर्स। आपके पास प्लेन के अंदर 3 स्पेशल वेक्टर होते हैं, आई जिसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1 0 0, और जे जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 1 0, और के 0 0 1। ये आपके पास आर क्यूब है, मीन्स आप 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अगर आप तीनों का मैग्नीट्यूड लें, मतलब कि आई का मैग्नीट्यूड लें तो आपके पास 1 का स्केयर, तो आपके पास 1 का स्केयर आंसर 1, जे का भी आपका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और के का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1। मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, और आपको पता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो क्या कहलाता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। लेकिन ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। सो आई जे एंड के आर कॉल्ड द यूनिट वेक्टर्स अलोंग। अब ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई है, वाई एक्सिस के अलोंग जी है, वाई एक्सिस के अलोंग जे है,
और z एक्सिस के along k है respectively. Using the definition of addition and scalar multiplication, the vector x y z can be written as, मतलब कि अगर आपके पास कोई वेक्टर आपके पास प्लेन के अंदर मौजूद है तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, आप बेसिकली उसके साथ x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k आप लिख सकते हैं जब आप उसको इन स्पेस की बात करेंगे. देखें बेसिकली आपके पास ये एक वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स x y z होता है. अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, बिकॉज मैं x कैसे लिख सकता हूँ, x के साथ 0 0. ओके बेटा, मतलब कि x के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो x एक्सिस पे मौजूद है उसमें दोनों y और z जो है 0 होंगे. सिमिलरली जो y का कोऑर्डिनेट अगर हम y एक्सिस की बात करें उसमें y की वैल्यू होगी और x और z दोनों 0 होंगे. सिमिलरली जो z एक्सिस पे हम बात करेंगे तो z एक्सिस में आपके पास z की वैल्यू तो होगी लेकिन x और y दोनों 0 होंगे. बेसिकली ये x जो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा x और आपके पास 1 0 0. सिमिलरली सेकंड में से y कॉमन लें तो ये बन जाएगा y इंटू 0 1 0 और आपने थर्ड में से z कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास इनसाइड जो है वो 0 0 1. अब ये क्या चीज़ थी, ये बेसिकली हमने यहाँ डिफाइन किया, ये आपके पास i है और ये आपके पास क्या है, ये j है और इसी तरह ये सिमिलरली ये जो आपके पास है ये क्या है, ये k है. तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए i j k. तो ये आपके पास जो वेक्टर था आपके पास जो स्पेस में था उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x के साथ i यूनिट वेक्टर, y के साथ j और z के साथ k यूनिट वेक्टर. सो कोई भी वेक्टर आपके पास r क्यूब आपके पास स्पेस में होता है तो बेसिकली आप उसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, x के साथ आप i लिखते हैं और y के साथ j और z के साथ k लिखते हैं. सो अगर आपने दो वेक्टर्स ऐड करने हो मतलब कि आपके पास स्पेस के अंदर तो बेसिकली क्या होता है, x कंपोनेंट में ऐड होता है, y कंपोनेंट में और z कंपोनेंट में होता है. तो आपके पास दो वेक्टर u और v थे, उनको जब ऐड किया तो x प्लस एक्स डैश, y प्लस वाई डैश और z प्लस z डैश. तो ये आपके पास क्या है, ये क्लोज फॉर्म में. इसको अगर ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली क्या आ रहेगा, जो x कंपोनेंट है x प्लस एक्स डैश आपके पास क्या आप लिखेंगे, i लिखेंगे और y प्लस वाई डैश के साथ j लिखेंगे और z प्लस z के साथ k लिखेंगे. तो ये बेसिकली आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है. जब वेक्टर्स को स्पेस में आप लिखते हैं तो बेसिकली उसके साथ आपके पास यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो आपके साथ लिखे जाते हैं और जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके कंपोनेंट्स जो हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो उसमें ऐड होते हैं. एक्स एक्स में ऐड होगा, वाई वाई में और जी जो है जी में ऐड होगा. इसी तरह बेटा अगर आपके पास दो आपके पास पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, ठीक है, अब उन दो पॉइंट्स का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं कि 3 डिमेंशन आपके पास एक प्लेन है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, 3 डिमेंशन आपके पास जो है बेसिकली स्पेस है उसमें आप दो पॉइंट्स को देखना चाह रहे हैं कि वो बेसिकली क्या डिस्टेंस है. लेट कहते हैं OP1 एंड OP2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स. आपके पास एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है. इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P1 के x1 y1 z1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 और z2. ये आपको दिखाया गया, एक पॉइंट ये P2 है और ये पॉइंट P1 है और इनके पोजीशन वेक्टर मीन जब उसको ओरिजिन से मिला देंगे तो ये बन जाएगा OP1, ये एक पोजीशन वेक्टर बन गया. सिमिलरली जब इसको आपने ज्वाइन किया ओरिजिन से तो ये बन गया OP2 और ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर बन गया. अब आप चाह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है बिटवीन मतलब कि दिस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस है, अगर आप इसको एक वेक्टर बना दें P1, अगर ये डिस्टेंस देखना चाहें तो बेसिकली डिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो बेसिकली क्या आपके पास जो P1 वेक्टर फाइंड करेंगे, P1 P2 वेक्टर जो फाइंड करेंगे मतलब P1 से स्टार्ट होकर P2 तक जा रहे हैं तो बेसिकली ये आप फाइंड करना है. तो हमें पता है कि हम P2 के कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, क्योंकि P2 बाद में P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ये जो आपने वेक्टर फाइंड करना है P1 P2 तो इसमें P2 के कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, P1 के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे. या आप ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1. तो देखें पोजीशन वेक्टर P2 माइनस पोजीशन वेक्टर P1, आपने ये दोनों को माइनस किया तो x2 माइनस x1, y2 माइनस 1 और z1 माइनस z2. ये आपके पास वेक्टर आपके पास P1 P2 वेक्टर आ गया जो बेसिकली ये था. अब आप ये तो वेक्टर आपके पास है. अब आप चाह रहे हैं इसका डिस्टेंस देखना है कि बेसिकली इन दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और ये दो पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, ये स्पेस के अंदर लाई कर रहे हैं. बिकॉज आपको कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं कि 3 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब है ये आपके पास जो वेक्टर है ये जो आपके पास है P1 P2 ये स्पेस के अंदर है. अब आप बेसिकली चाह रहे हैं इसका डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2. सो बेसिकली ये वेक्टर आपके पास है जो डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 का मतलब है कि ये वेक्टर का आप फासला देखना चाह रहे हैं P1 P2 का. तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला स्पेस के अंदर क्या बन जाएगा, आपने बेसिकली जो पहले डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है प्लेन के अंदर कि आपके पास क्या होता है, x2 कोऑर्डिनेट से x1 माइनस कर देते हैं और बेसिकली इसका स्केल ले लेते हैं और प्लस y2 में से आप क्या करते हैं, y2 कोऑर्डिनेट से y1 माइनस कर देते हैं और उसका स्केल ले लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं. तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूले बेसिकली आपके पास जब आपके पास दो पॉइंट्स हो प्लेन के अंदर, बट हियर देयर आर 2 पॉइंट्स बट इन प्लेन. तो बेसिकली जब आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होगा वो क्या बनेगा कि जो आपके पास x2 माइनस x1 है ये वाला जो आपके पास इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और z1 z2 माइनस z1 उसका स्क्वायर. मतलब कि यहाँ पे ये एडिशनल चीज आ गई है
जो z कंपोनेंट है वो भी आपके पास दोनों आपके पास उसके कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, उसका स्क्वायर होगा, और जब उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 and P2 इन r क्यूब। देखिए जब आप स्पेस में बात करेंगे तो स्पेस में जब आपके पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे तो उसका फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर, और सबको ऐड करेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास 2 पॉइंट्स जो आपके एक स्पेस के अंदर मौजूद है। सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह आप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं जो स्पेस के अंदर है। और इसके बाद बेटा हमारा आज का टारगेट जो है 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 करना है बेटा। ये हम आज करने जा रहे हैं ये 4 क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली वो आपके पास क्या है कि आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपने शो करना है कि 3 वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास एक ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ये उसने कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट करते हैं साइड, तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ जी करनी है। मतलब इसमें एक जी जो आपके पास ये जो जी है डब्ल्यू में जो जी आपके पास है वो अननोन है, तो आपने यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन के रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ अ ट्राइंगल, आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 आपके पास क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, मतलब कि आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है और डी का भी दिया हुआ है। 4 पोजीशन वेक्टर दिए हुए रिस्पेक्टिवली। शो डेट हमने शो करना है कि ए बी जो आपके पास एक वेक्टर बनता है, हमने यूजिंग दीज पोजीशन वेक्टर्स ए बी फाइंड करना है एंड आल्सो सी डी फाइंड करना और शो करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जो 11 है बेटा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर्स, तो हमने इसके जो आपके पास वेक्टर्स दिए हुए हैं इसके हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। एंड 12th वन इज जो आपके पास व्हिच द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द सिंगल वेक्टर, मतलब कि आपके पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं, हमने बताने ये कौन से इसमें से 2-3 एंगल है, जो 3 पेयर आपको दिए हुए हैं वो आपके पास क्या है डायरेक्शन एंगल्स बनते हैं किसी वेक्टर के। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट है बेटा, ये क्वेश्चन हमने आज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अब इसमें बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि आपके पास ए बी एक वेक्टर है जिसको आपने यू का नाम दिया हुआ है, वो 2i + 3j + 4k। सिमिलरली आपके पास बी सी वेक्टर है, वो आपके उसको वी का नाम दिया हुआ है i + 3j + -k, ये आपके पास वी वेक्टर है। और इस तरह से ए सी वेक्टर जो है वो को नाम w का दिया हुआ है, वो आपके पास क्या है i + 6j + zk। यहाँ पे ये जो z आपके पास कंपोनेंट है ये आपके पास अननोन है, उसको z लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमें फाइंड करना है। और उसने कहा था ये साइड्स है आपकी एक ट्राइंगल की। अब आप याद करें बेटा, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था कि जो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं बाय वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगुलर लॉ, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये ए बी वेक्टर है, मैं इसको अगर ड्रॉ कर दूं इस तरह की ए बी वेक्टर जिसको आपने यू का नाम दिया, ओके, तो बेसिकली बाय वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगुलर लॉ तो आपके पास ए वेक्टर है। सेकंड वेक्टर को मैं क्या कैसे ड्रॉ करूंगा, जो बी सी है वी बेसिकली, तो मैंने क्या किया बी से स्टार्ट किया यहाँ से और इसकी टेल यहाँ पे, और जहाँ पे यहाँ पे सी पॉइंट पे जाकर उसका हेड आ गया, तो मतलब कि फर्स्ट के हेड से सेकंड को टेल को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास बी सी आ गया। अगर मैं इनका रिजल्ट मालूम करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ कि यू + वी हो, तो बेसिकली अगर मैं ये सी के हेड को फर्स्ट की टेल के साथ मिला दूं, इस तरह कर दूं, तो ये बेसिकली जो वेक्टर बनता है ए सी, ये मेरे पास क्या बनेगा कि ए सी जो वेक्टर होगा बेसिकली बाय ट्रायंगुलर एडिशन क्या होगा, ये आपके पास ए सी बराबर होगा आपके पास वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ से कि बेसिकली जो वेक्टर आपके पास ए सी है उसको आपने क्या दिया नाम, डब्ल्यू का नाम दिया हुआ है, और ए बी को आपने यू का नाम दिया हुआ है और बी सी को वी का नाम दिया। इसका मतलब है जो यू + वी है वो रिजल्ट है इक्वल टू डब्ल्यू के, मतलब कि अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को सम करते हैं तो बेसिकली ये डब्ल्यू जो है उन दोनों के सम को शो कर रहा है। ये हमने ट्रायंगुलर लॉ पहले पढ़ा हुआ, तो सिमिलरली वही चीज हमने यूज की है कि ये एक ट्रायंगल है, as UVW represents side of a triangle, then U plus V, ये this one plus this one is equal to this one, मतलब कि इन दोनों को सम करें तो आपके पास W आता है। तो U भी आपके पास है और V भी है और इक्वल टू जो आपने W की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब U और V को आप बेसिकली सिंप्लीफाई कर लें, I कंपोनेंट I में सॉल्व होगा, X कंपोनेंट सो 2 - I आपके पास I आ गया। सिमिलरली 3j + 3j + 3j 6j आपके पास आ गया और आपके पास 4k - k तो आपके पास 3k आ गया। तो आपने ये राइट साइड लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया जो u + v को आपने, और राइट साइड पे आपके पास क्या पड़ा हो, z पड़ा हुआ है। अब देखें दो जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल है आपके पास, तो अब इक्वल जो है वेक्टर की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो भी इक्वल हो। सो यहाँ से देखें बेटा आपके पास क्या आ रहा है, i = i, यस दो इक्वल वेक्टर है, इसका मतलब शो भी हो रहा है। 6 = 6 जो आपके पास y कंपोनेंट वो भी, बट हेयर 3 = यहाँ पे आपके पास अननोन था, तो उसका मतलब z की वैल्यू क्या आपके पास 3 आ गई बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास कंपोनेंट्स है वो इक्वल होते हैं आपके पास, तो ये बेसिकली z की वैल्यू आपके पास 3 जो आपके पास अननोन था
वो आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स लॉ मतलब कि ट्रायंगल लॉ के जरिए हमने वो यूज की उसकी डेफिनेशन, और आखिर में हमने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज करते हुए हमने जी जो अननोन था वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। अब हमारे पास क्या है, आपके पास चार जो है पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए बी सी एंड डी। ए बी और सी और डी के आपके पास चार पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये आपके पास जो फर्स्ट है ये पोजीशन वेक्टर आपके पास ए का, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब कि जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वैसे ही आपके पास ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं। शो दैट हमने शो करना है कि ए बी जो वेक्टर हम फाइंड करते हैं इज पैरेलल टू सी डी, इस सी डी वेक्टर के बराबर है। ओके बेटा, अब पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं मींस कि जब उनके दरमियान एक ऐसा मल्टीपल हो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली वो आपके पास इस तरह सेम जो है आपके पास डायरेक्शन में आ जाए, तो आपके पास वो पॉजिटिव मल्टीपल होगा, मतलब कि नॉन जीरो मल्टीपल होगा, एक स्केलर मल्टीपल। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए वेक्टर आ जाए तो का मतलब है मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा स्केलर मल्टीपल है जो कि आपके पास नेगेटिव है। तो बेसिकली जब नेगेटिव आएगा स्केलर तो इसका मतलब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएंगे। और अगर आपके पास एक नॉन जीरो मतलब कि पॉजिटिव स्केलर आएगा तो उसका मतलब है वो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स आएंगे, वो पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर बेसिकली क्या है आपके पास कि अगर हमने ए बी फाइंड करना है इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी और ए दोनों आपके पास गिवन है। ये आपने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i प्लस जे माइनस 2i, और आपके पास क्या आ गया 9, आपके पास माइनस, और आपके पास जो वेक्टर ए है वो बेसिकली क्या है 2i माइनस जे प्लस के। तो जब आप माइनस का साइन अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा सॉरी ये आपके पास जो है यहाँ तक जो है सॉरी 3i प्लस जे, ये आपके पास सिंपल जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ जो है वो बी है। बी के सिर्फ आपके पास आई और जे कंपोनेंट है। और आपके पास जो ये है जो ए है उसको आप जब माइनस से अप्लाई किया तो माइनस 2i और माइनस माइनस प्लस जे और माइनस के, ये आपके पास आफ्टर जो है माइनस से आपने ब्रैकेट ओपन की तो आपके पास ये रिजल्ट आया 9 3i माइनस 2i, आपके पास आई आ गया। इसी तरह जे और प्लस जे 2j हो गया, और एक के आपके पास एज इट इज माइनस के आ गया। तो ये आपके पास वेक्टर जो है ए बी वेक्टर आपने फाइंड कर लिया आई प्लस 2j माइनस के। सिमिलरली आप सी डी वेक्टर फाइंड करेंगे। आप सी डी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन किया हुआ माइनस का साइन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की हुई है। तो आपके पास जो डी वेक्टर है वो देखिए आपके पास क्या है, ये डी वेक्टर है माइनस आई माइनस 2j और प्लस के। तो आपने लिखा माइनस आई माइनस 2j और प्लस के, ये आपने डी वेक्टर लिखा। और सी का साइन चेंज करना है तो सी आपके पास क्या है, सी आपके पास ये है 2i प्लस 4j माइनस 2 के। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से ओपन करेंगे ब्रैकेट तो आपके पास बन जाएगा माइनस 2i, और ये प्लस जो है आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में माइनस 4j, और जो माइनस 2 के ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये प्लस 2 के में। तो ये आपने आफ्टर जो है ब्रैकेट आपने सॉल्व करके लिखा है इसको, माइनस आई और माइनस 2i माइनस 3i माइनस 2j और माइनस 4j माइनस 6j प्लस के एंड प्लस 2 के मीन प्लस 3 के। ओके बेटा, अब इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, अगर मैं माइनस 3 कॉमन लूँ तो आपके पास क्या बन जाता है आई प्लस 2j माइनस के। ओके बेटा, ये क्या चीज है आई माइनस 2j प्लस के, ये बेसिकली क्या है देखें ये ए बी वैक्टर है। बेसिकली आई प्लस 2j माइनस के वो आपके पास क्या था ए बी वैक्टर था। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस 3ab। तो बेसिकली यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ये जो माइनस 3 है ये क्या था, एक स्केलर था आपके पास, एक नंबर था जिसको हम कोई कह सकते हैं कोई भी आपके पास अल्फा है कोई भी गैमा है, यहाँ पे उसको लैम्डा शो किया होगा। मतलब कि आपका एक नंबर है एक स्केलर नंबर है जो बेसिकली किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्केलर मल्टीपल है वो क्या आपके पास वो एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब है जो आपने ये वेक्टर ए बी और सी डी है ये पैरेलल तो हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बेसिकली वो पैरेलल हैं बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल बट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दे आर ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है ये इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है जो माइनस साइन है। ठीक हो गया बेटा, तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट जो है कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली इसमें जो स्केलर एक मल्टीपल है जिससे आप मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को माइनस 3 है। अगर ये प्लस 3 आता तो इसका मतलब है वो पैरेलल भी होते हैं और सेम डायरेक्शन में भी होते हैं, लेकिन माइनस 3 इज इंडिकेटिंग दैट इट्स डायरेक्शन आर ऑपोजिट। सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से बेटा आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, उसमें फिर आपने जो डायरेक्शन को साइन वाली चीज हमने पढ़ी थी वो हमने यूज करनी है। अब आपने क्या फाइंड करना है 11 क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। ओके बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आपके पास एक वेक्टर है v, आपको क्या चाहिए होता है बेसिकली जो हमारे पास cos अल्फा फाइंड करना है। आप ये रिकॉल करें इसको, cos अल्फा होता है आपके पास x कंपोनेंट जो होता है किसी वेक्टर का डिवाइडेड बाय
उसके आप मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, लेट करो वो वेक्टर v है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो बेसिकली आपके पास कॉस अल्फा आ जाएगा। इसका कॉस जो बीटा आपके पास आता है वो किस तरह आता है, आपके पास कॉस बीटा आता है कि जब आप y जो इसके कंपोनेंट को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कॉस बीटा आता है। जैसे कॉस के बाद कैसे आता है कि जो z कंपोनेंट है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा सबसे पहले। तो बेसिकली मैंने क्या करूंगा, जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर लें, 3 का स्केयर और -1 का स्केयर और 2 का स्केयर। तो आपके पास क्या आ गया, 9 + 1 और +4 14 आ गया आपके पास। ओके, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, cos अल्फा बेसिकली क्या है आपके पास x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये आपके पास cos अल्फा की वैल्यू होगी। cos बीटा जो y कंपोनेंट है -1 डिवाइडेड बाय आपके पास जो मैग्नीट्यूड है, और सिमिलरली cos गामा जो z कंपोनेंट है 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो आपके पास ये cos गामा आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी आपने ऐसे करना है। और थर्ड पार्ट देखें आप, थर्ड पार्ट में क्या है बेसिकली देखें, आपको पी क्यू दिया हुआ है कि आपने पी क्यू फाइंड करना है पहले, और पी और क्यू आपके पास जो है वो पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ठीक है, या आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो आपने से यूज करते हुए पहले पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो आपने क्या किया है, जब कंपोनेंट्स माइनस करेंगे तो क्यू के कंपोनेंट्स में से पी के कंपोनेंट माइनस करने हैं, क्योंकि क्यू पहले आएगा पी बाद में। तो 1 - 2 आपके पास क्या आ गया, -1 आई, ठीक है, और 3 - 1 इसका मतलब है 3 - 1 2j + 2j, और 1 - 5 तो -4 के। तो आपके पास जो पी क्यू आपने फाइंड किया है वेक्टर, वो आपके पास क्या आ गया, -i + 2j -4 के। अब आपने वेक्टर फाइंड कर लिया। अब इस पी क्यू का बेसिकली आपने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास 21 आ गया। ये आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। तो cos अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू आर cos अल्फा। So x component -1 divided by this magnitude square root of 21, cos beta 2 divided by this magnitude square root of 21, और जो cos gamma है -4 डिवाइडेड बाय square root of 21। तो आपके पास ये तीनों जो है कोसाइंस आ गए आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 3 वेक्टर्स थे। थर्ड पार्ट में आपने वेक्टर पहले फाइंड करना था, उसके बाद उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने थे। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए बेसिकली हमें क्या जरूरत होती है, पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं कंपोनेंट वाइज। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 12 आज का, वो उसमें आपने 3 एंगल्स गिवन है। अब आप इन 3 एंगल्स को आपने शो करना है कि 3 एंगल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, के एक के सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं या डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं क्या नहीं। सो बेसिकली जो आपके पास रिजल्ट हमने कल प्रूफ किया था, क्या रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट प्रूफ किया था कि जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनका अगर आप सम ले लें तीनों का, तो बेसिकली क्या आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए उसका, 1 आंसर। अगर 1 आंसर आता है इसका मतलब है ये तीनों जो अल्फा बीटा और गामा है ये किसी एक जो आपके पास एंगल के, किसी वेक्टर के आपके पास ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आता इसका मतलब है वो 3 जो एंगल पर्टिकुलर दिए हुए हैं वो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन एंगल्स नहीं बनते। तो पहला पार्ट आपके पास एंगल क्या दिए हुए हैं, 45 45 45। इसका मतलब है अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा 45 है, बीटा की वैल्यू भी क्या है 45, और गामा क्या आपके पास वो 60 है। ओके बेटा, तो बेसिकली हमने क्या देखना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा को फाइंड करना है, उसका आंसर देखना है। अगर 1 आता तो ठीक है, नहीं आता तो उसका मतलब है ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। सो 45 45 60 विल बी द डायरेक्शन एंगल वेक्टर इफ अगर आपके पास ये जो चीज है इसका आंसर 1 के बराबर आ जाए। और ये cos स्क्वायर अल्फा की जगह 45 लिख दिया, cos स्क्वायर बीटा की जगह 45 लिख दिया, और cos स्क्वायर गामा की जगह 60। ओके, cos 45 आपको पता है क्या होती है, cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। इस तरह अगेन cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और cos 60 जो होता है 1 ओवर 2 होता है। तो उसका मतलब है ये वैल्यू लिखी है, उसका स्केल लेना आपने। जब इसका स्केल लिया तो ये 1/2 आ गया, इसका भी स्केल लिया आपने 1/2, और 1/2 का स्केल लेंगे तो 1/4। और जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो बेसिकली क्या एलसीएम आएगा आपके पास 4, और यहाँ भी आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 4 और 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5/4, और 5/4 आपके पास जो है वो डिवाइड होकर अगर आपके पास 1 आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है जब आपने इनको सॉल्व किए जो गिवन एंगल से पहले पार्ट के, तो आपने डायरेक्शन को साइंस को स्केल लेके फाइंड किया तो उसका सम जो है 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो दीज एंगल्स जो गिवन आपके पास जो ट्रिपल्स थे, आपके पास जो ट्रिपल्स एंगल्स गिवन थे, जो 3 एंगल्स, therefore the given angles are not direction angles। ओके, अगर ये आंसर 1 आ जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि गिवन एंगल्स आर डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 पार्ट भी हमने बेसिकली सेम आपने इसी पैटर्न पे करने हैं कि जो हमने उनका स्केल लेके चेक करना है कि आपका आंसर 1 आता है कि नहीं। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में देखें आपके पास क्या है 30 60 60। तो अल्फा क्या है 30, बीटा क्या है 60, और गामा भी क्या है 60। तो उसका मतलब है cos स्क्वायर अल्फा, तो आपके पास अल्फा क्या है आपके पास यहाँ पे
30 है। तो यहाँ पे जी जो बेटा थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो है एंगल्स जो गिवन है वो कौन कौन से एंगल्स हैं। एक तो आपके पास 45 है और 60 है और 60 है। इसका मतलब अल्फा 45, बीटा 60 एंड गामा भी 60। तो आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा 45, कॉस स्क्वायर बीटा 60 और कॉस स्क्वायर गामा अगेन 60। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, तो आपके पास उसका स्क्वायर आ गया, प्लस 1/2 कॉस 60 जो होता है 1/2। इस तरह कॉस गामा भी कॉस 60 है तो वो 1/2, तो दो सबका स्क्वायर है। इसका स्केयर आपने ओपन किया तो आपका स्केयर रूट से कैंसिल 1/2, और ये 1/4, ये 1/4। जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम 4 आ गया, और 2 + 1 + 1 आपके पास क्या आंसर आ गया, 2 + 1 + 1, तो आपके पास रिजल्ट आ गया ये 4/4। तो 4/4 का आंसर क्या आपके पास आ रहा है, 4/4 को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 1 आ रहा है। तो ये जो तीन एंगल्स आपके पास गिवन थे, जो तीन ट्रिपलेट्स गिवन थे आपके पास, ये जो एंगल्स आपने सॉल्व किया, जिसमें देखा गया आपके पास जो ड्रैकन कोसाइन था उसका स्केयर लेके आपने सम किया तो उसका आंसर 1 आ रहा है। तो बेसिकली देयरफॉर द गिवन एंगल्स आर द ड्रैकन एंगल्स। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि ये गिवन एंगल्स जो है वो ड्रैकन एंगल्स हैं आपके पास एक पर्टिकुलर वेक्टर के। तो इस तरह आपके पास कोई भी तीन पेयर के एंगल गिवन हो बेटा तो आपको चेक कर सकते हैं कि वो ड्रैकन एंगल्स हैं कि नहीं, बाय यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट जो आपने कल हमने प्रूव किया था, ड्रैकन कोसाइन वाला। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह जो है इनको एंगल्स को देखना है। और आपका जो प्रैक्टिस वर्क है बेटा वो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 11 है उसका पार्ट 2, इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 का भी आपके पास पार्ट 2, ये दोनों पार्ट्स आपने खुद देखने हैं। अब हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं बेटा, उसमें आपको ड्रैकन एंगल्स और ड्रैकन कोसाइंस के बारे में बताया गया 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर। तो आए वीडियो देखते हैं बेटा। Direction cosines and direction ratios. For calculating the geographic relationship between surface objects and latitude-longitude coordinates present several problems. And one is forced to use the conventional ellipsoidal trigonometry involving the transcendental functions such as sine, cosine and arctangent. This can adversely affect performance. And once the direction cosines for an object are computed, subsequent calculations of spatial relationships do not require use of transcendental functions. Instead, these calculations are carried out using a vector algebra. In a three-dimensional coordinate system, consider a position vector OP of point P denoted by R. This vector makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, makes an angle beta with the positive direction of y-axis, and makes an angle gamma with the positive direction of z-axis. Angles made by the vector with positive directions of x, y, and z-axis are called direction angles of the vector. Direction cosines are the cosines of the angles between the line and the coordinate axis. Cos alpha, cos beta, cos gamma, denoted by L, M, and N, respectively, are direction cosines of OP. With the help of some simple mathematical operations, one can find out the sum of squares of all three direction cosines always remain 1. And if there exist A, B, C such that, then A, B, C are known as direction ratios and L, M, N are corresponding direction cosines. And one can also find the relation between direction cosines and direction ratios through some simple derivation. Now, if someone wants to find direction ratios of a line joining 2 points P and Q, one can consider imaginary coordinate axes parallel to the original ones at any point P or Q and can find the direction cosines similar to the previous one. जी बेटा, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि हाउ यू फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं एक पैरेलल वेक्टर अगर आपके पास फाइंड करना हो गिवन वेक्टर के पैरेलल।
and also how you verify the given triples or direction angles of a vector कि अगर आपके पास 3 एंगल गिवन हो आपने किस तरह वेरीफाई करना है कि ये आपके पास डायरेक्शन एंगल्स एक वेक्टर के हैं कि नहीं और आल्सो how you verify the given vectors or sides of a triangle मतलब अगर आपने प्रूव करना होगा तीन आपके पास वेक्टर्स हैं और वो एक ट्रायंगल की साइड्स बनाते हैं तो आप किस तरह प्रूव करेंगे तो ये आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें देखी बेटा आई होप कि आप जो हमने चीज़ें डिस्कस की आपको समझ आई होगी अगर इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़